एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मार्क्स वेटेज में बाद में लिखवा दूंगा इसका, क्योंकि अभी मार्क्स वेटेज का थोड़ा रिवाइज हुआ है तुम्हारे इस साल के लिए, तो अभी नहीं लिखना है, वो बाद में लिख देंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबको पता है, चैप्टर नंबर 3 में तो पढ़ा हमने। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो क्या क्या बनाते थे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? बैलेंस शीट बनाते थे, डेबिट क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, डेबिट क्रेडिट तो आएगा ही नहीं, कंपनी ओके अकाउंट सर, में डेबिट क्रेडिट आता ही नहीं है, स्टेटमेंट्स होती है उसके अंदर तो। ओके, यस यस सर, बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो चीजें बनाते थे। सबसे पहले बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा हम बनाते थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ओके, तो चैप्टर 3 में वो बना तो दिया, अब चैप्टर 4 में क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी, डीप स्टडी। मतलब ये चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हमने चैप्टर 3 में जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना सीखा और जो बैलेंस शीट बनाना सीखा है, वो दोनों को यहाँ पर हम सिर्फ कंपेयर करने वाले हैं। हियर वी आर गोइंग टू कंपेयर देम। ओके, कोई भी कंपनी क्या करेगी, अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L को दूसरे कंपनी के P&L के साथ भी कंपेयर कर सकती है। जैसे कोई एजुकेशनल सेक्टर में कंपनी है, तो वो अपने P&L के स्टेटमेंट को या अपनी बैलेंस शीट को अपने ही कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकती है। और उसके साथ ना करना हो तो कोई भी कंपनी अपना खुद का P&L को अपने ही P&L के प्रीवियस ईयर्स के जो है प्रीवियस ईयर के P&L के साथ कंपेयर कर सकती है, और उसके ऊपर से वो जजमेंट ले सकती है कि द कंपनी हैज प्रोग्रेस्ड और नॉट, और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुई है पहले से या डिटीरियोरेट हुई है, कम हुई है। ओके, तो ये चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम कंपैरिजन करने वाले, स्टेटमेंट ऑफ P&L को पुराने स्टेटमेंट ऑफ P&L से कंपेयर करेंगे। ओके, उसी तरह से बैलेंस शीट को पुरानी बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड के अंदर, ये चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं हाउ टू कंपेयर, मींस हाउ टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, चलो थोड़ी बात थियरी लिख ली है पहले, वो हम लिखते हैं। वेरी फर्स्ट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो टेक्स्ट बुक अगर हो तुम्हारे पास तो ओपन करो पेज नंबर 155। मैं बोर्ड पे तो लिखवा ही रहा हूं, तो पहले समझने के लिए एक बार रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 155, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट अपने को दिया है, उसमें सेकंड पे रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दो स्टेटमेंट्स व्हिच प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटाइटी। ओके, एंटाइटी का मतलब बिजनेस या कंपनी। एंटाइटी किसको बोलेंगे हम, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज को या कंपनी को। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट मतलब कंपनी की कितनी असेट्स है, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज है, कंपनी में कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, ओके, कितने शेयर्स है, कितने डिबेंचर्स है, कितनी लोन एडवांस्ड है, कितनी लोन रिसीव्ड है, ओके, कितने इनकम्स है, कितने एक्सपेंसेस है, ये सब क्या है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। तो उसको शो करता हुआ जो स्टेटमेंट है उसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दो स्टेटमेंट्स व्हिच प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटाइटी। ओके, तो पहली डेफिनेशन लिखते हैं अपने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are those statements which provide the results of different financial aspects
of the entity. Any doubt? नो सर। सर इसकी एक और डेफिनेशन, एंटाइटी का मतलब होता है बिजनेस, ओके। इसकी एक और डेफिनेशन भी दी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एन ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने क्या बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, तो उसका ऑर्गेनाइज पूरा रिपोर्ट था। पहले शेयर्स आएंगे, बराबर, फिर डिबेंचर्स आएंगे उसके नीचे, फिर उसके बाद बोरोड फंड आएगा, तो पूरा अरेंजमेंट है वो, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट। बैलेंस शीट में हम जैसे तैसे नहीं लिख सकते, पूरा उसका फॉर्मेट था, हमने उस फॉर्मेट के अंदर ही लिखा था पूरा, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एन ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट which disclose का मतलब show the detailed financial condition of the business entity, okay। तो इसकी ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों ही उसकी डेफिनेशन है। एग्जाम में 1 मार्क में आया तो कोई भी एक लिख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एन ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट which disclose का मतलब होता है शो, डिटेल्ड फाइनेंशियल कंडीशन of the business entity. Any doubt? नो सर। नो सर। Now, objectives of financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की जगह एग्जाम में यूजेस पूछे, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भी यही लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स बोलो या यूजेस बोलो, इट इज वन एंड द सेम। ऑब्जेक्टिव्स और यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो, सबसे पहला रूल पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला यूज, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंटाइटी। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से क्या मिलता है हमको, प्रॉफिट या तो लॉस, है ना। तो टू नो द प्रॉफिट और लॉस। फिर दूसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या मिलता है, बैलेंस शीट से हमें हमारे असेट और लायबिलिटी की जानकारी होती है, तो दूसरा वही है। यस सर। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी, बाय वैल्यूइंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज देखो लिखा है अंदर, the financial position of the business is determined on the basis of difference of asset and liabilities, okay। मतलब ये बैलेंस शीट हो गया। पॉइंट नंबर 1 किसके रिस्पेक्ट में है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। पॉइंट नंबर 2 किसके रिस्पेक्ट में है, बैलेंस शीट। और तीसरा, टू नो द कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटाइटी। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर, इस अपने पार्ट 2 का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। वो मैं आज तक कभी नहीं करा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पहली बार पढ़ेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कैश कितना आया और कितना गया। इट इज वन टाइप ऑफ कैश बुक, कैश बुक के जैसा ही है, हम पढ़ेंगे लास्ट में, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर है जो पढ़ने वाले हैं। तो कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस। बिजनेस में कैश फ्लो है कि नहीं। बिजनेस भले कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर बिजनेस में कैश फ्लो नहीं हुआ ना, तो बिजनेस ज्यादा नहीं चल पाएगा, बराबर है। मान लो मुझे, तुम सबके सब मेरे डेटर्स हो, मुझे तुम सबसे पैसा लेना है, ओके। लेकिन अगर वो पैसा आए नहीं या धीरे धीरे आए, तो क्या होगा, बिजनेस के जो रेगुलर खर्चे वो नहीं चलेंगे। हम सारे कस्टमर्स को गुड्स उधार पे बेचेंगे। अगर हम बिजनेस करें और कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर हम सभी को उधार पे गुड्स बेचने जाए और सबको लंबा लंबा टाइम यहाँ भेजा, तू 1 साल के बाद देना, तू 8 महीने के बाद देना, तू 2 साल के बाद देना, तो क्या होगा, हमने सबको गुड्स बेच दिए, बराबर है, हमने 1 साल का टाइम तो दे दिया,
पर हम जिससे गुड्स खरीद के लाए थे उसने तो हमको 1 महीने की क्रेडिट दी थी या 2 महीने की दी थी, वो तो पैसा लेने आ जाएगा, और हमको तो पैसा कब मिलेगा गुड्स सेल का, 1 साल बाद या 8 महीने बाद। तो क्या हुआ, यहाँ पर कैश फ्लो नहीं है, कैश इनफ्लो होना बहुत जरूरी है। ओके, व्हेनेवर कैश इनफ्लो, अपने चैप्टर लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो जो बिजनेस का कैश इनफ्लो अच्छा होता है, आउटफ्लो से इनफ्लो मतलब कैश आ रहा ज्यादा है और जा रहा कम है, तो वो बिजनेस एकदम स्ट्रांग है। ओके, तो बिजनेस के अंदर भले हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, उधार पे बेच रहे हो, जैसे भी बेच रहे हो, पर अगर हमारे बिजनेस का कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो वो सिचुएशन के अंदर हमारे बिजनेस को बंद करने की नौबत आ सकती है, क्योंकि जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे वो तो खड़े हो जाएंगे लाइन लगा के 2 महीने के बाद, लाओ हमारा पैसा लाओ, बराबर है। पर जो हमारे डेटर्स है वो तो हमको 6 महीने के बाद देने वाले हैं, तो क्या करेंगे तब तक। ओके, तो इसके लिए बिजनेस को इस तरह से चलाना चाहिए कि हम गुड्स को क्रेडिट पे भी बेचे और कैश पे भी बेचे, ताकि कैश फ्लो बिजनेस में कंटिन्यू रहे। तो उसको समझने के लिए बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो थर्ड वही है। तो चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट, हेलो सर, बोलो ना। देवांग को अंदर ले लो। देवांग को बोल, हर बार उसके भाई के नाम से आता है, मनीष के नाम से आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। टू नो द प्रॉफिट और लॉस of the business, इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, खाली मेन पॉइंट ही लिखने हैं, 1 मार्क के अंदर ही आ सकता है ऑब्जेक्टिव में है तो भी। ओके, सेकंड, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन of the business entity and third, to know the cash position of the business entity। ये सबके लिए बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं। सर 30% एमसीक्यू संगे क्या कोर्स के अंदर? हाँ, वो कोर्स चेंज हुआ है, एमसीक्यू थोड़े बढ़ गए तुम्हारे, वो अभी मैं भेजूंगा तुमको ग्रुप में, जैसे आएगा ना परफेक्ट उसका पेपर स्टाइल मैं सेंड कर दूंगा। एमसीक्यूज बढ़ गए तुम्हारे, फायदे में होगा। ओके ओके। नंबर 5, नाउ नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अपने, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले मैंने तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखवाई है जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस अब हम चैप्टर नंबर 4 में करने वाले हैं। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में क्या करना है, मैंने अभी तुमको बोला, इन दिस वी आर गोइंग टू कंपेयर अवर स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। ओके, वो कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, वो कंपैरिजन को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा उसको,
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपैरिजन दो टाइप का है, अपने आगे डिटेल में तो पढ़ेंगे। कंपैरिजन दो टाइप का है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन और एक है वर्टिकल कंपैरिजन। ये दोनों टाइप के कंपैरिजन अपने को, ये दोनों टाइप की सम्स करना है पूरे चैप्टर में, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन एंड वर्टिकल कंपैरिजन। हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन में हम करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कंपेयर करेंगे, या करंट ईयर की बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है, इस साल की कब कंपेयर हो रही है, प्रीवियस ईयर से। आए समझ में? यस सर। और वर्टिकल कंपैरिजन में क्या होगा, वर्टिकल कंपैरिजन में हम करंट ईयर के ही स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को कंपेयर करेंगे, कैसे, सेल्स के साथ। अपने देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस मेन किस पे डिपेंड करता है, एक सिंपल सा रूल है कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स। जो कंपनी का या जो बिजनेस का सेल ज्यादा होगा वो कंपनी का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ओके, तो वर्टिकल कंपैरिजन में क्या करेंगे, हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, ओके, उसके अंदर हर एक चीज को हम सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो सेल्स जो भी होगा यहाँ पे हर एक को, परचेज को सेल्स के साथ कंपेयर, परचेज रिटर्न को सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे, कोई भी इनकम होगी उसको सेल के साथ कंपेयर करेंगे, कोई भी एक्सपेंस होगा उसको भी सेल के साथ कंपेयर करेंगे। तो कैसा कंपैरिजन हो रहा है, वर्टिकल। यहाँ पर हम पी एंड एल को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर के साथ किसमें करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन में। वर्टिकल कंपैरिजन में क्या होगा, इन वर्टिकल कंपैरिजन वी विल कंपेयर each and every term of statement of P and L with sales, सबको सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो उसको बोला जाता है वर्टिकल कंपैरिजन। इसके याद रखने का, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन में मल्टीपल ईयर होते हैं, करंट ईयर होगा और प्रीवियस ईयर होगा। जबकि वर्टिकल कंपैरिजन में एक ही साल होगा, और जैसे 2020 का स्टेटमेंट है तो हम उसको 2020 से कंपेयर कर रहे हैं, पर किसके साथ, सेल्स के साथ। ओके, तो चलो, अब वो तो अपने बाद में देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो वो डेफिनेशन लिखते हैं हम उसकी। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, comma, they are rearranged in such a way that they become comparable. आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बाद, वो तो हमने चैप्टर 3 में सीख लिया है, क्या करेंगे अब हम चैप्टर 4 में उनको हम रीअरेंज करेंगे। क्यों? ताकि हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। तो दे आर रीअरेंज्ड सो दैट दे बिकम कंपेरेबल, फुल स्टॉप। दिस entire process is called financial statement analysis. ओके, तो ये जो पूरा कंपैरिजन है उसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अंडरस्टूड? यस सर। Now next is types of financial statement analysis। अब उसमें सबसे पहला टाइप है, वेरी फर्स्ट, on the basis of
स्टेक होल्डर्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स? सर जिन्होंने कंपनी में अपना हिस्सा मतलब हमने उनको दिया हो। नहीं, वो ऐसे तो शेयर कंपनी होल्डर्स होते हैं। नहीं सर, शेयर होल्डर सर में शेयर्स भी देते हैं ना। स्टेक होल्डर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर अथॉरिटी भी हो जाएगी कंपनी की थोड़ी बहुत, राइट्स उनको क्या अपने देते ये? हैं सर, राइट्स देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की हम जिसको देते हैं पूरी। स्टेक होल्डर्स में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएगा, कंपनी के सारे एम्प्लॉइज आ जाएंगे और कंपनी के सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। शेयर होल्डर्स नहीं, हाँ, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे इसमें। ओके, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे, पर और कौन कौन आएगा? इन्वेस्टर तो आने वाले हैं, पर साथ साथ में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएगा, कंपनी के एम्प्लॉयज आ जाएंगे और कंपनी के कस्टमर्स भी आ जाएंगे। ये सबको मिला के बनता है स्टेक होल्डर। ओके, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेगा कि उसकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नहीं जा रही है, देखने के लिए। जो एम्प्लॉइज है, मान लो मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, तो मैं वो कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करूं। भले मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, फिर मुझे कैसा सोचे कि मेरे को और कुछ मतलब नहीं है, कंपनी भाड़ में जाए, प्रॉफिट करे कि लॉस करे, मेरी तो 40,000 सैलरी है, वो हर महीने मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ओके, तुम जो कंपनी में जॉब कर रहे हो, ये याद रखना, फ्यूचर में बिजनेस करो तो अच्छा है, और अगर जॉब भी कर रहे हो तो हम जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो क्या होगा, एक न एक दिन कंपनी बंद हो जाएगी और हमारी जॉब चले जाएगी। इसके अलावा चलो कंपनी बंद नहीं हुई, चलती भी रही धक्का मार मार के, तो भी क्या होगा, कभी अगर हम इंटरव्यू देने या हम खुद ऐसा सोचे कि अब हमको कंपनी चेंज करनी है, थोड़ी हमें सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए या जो भी है, तो उसके लिए अगर हमें कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है, ओके, तो वहां पर अगर हम हमारी ऐसी कोई कंपनी का एक्सपीरियंस दिखाएंगे जो फाइनेंशियली वीक है, तो क्या होगा, हमारा जो बायोडाटा है, जो हमारा सीवी है, वो वीक हो जाएगा। ओके, तो एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है उसको ध्यान होना चाहिए उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। ओके, तो डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए। अब बात करते हैं अपने कस्टमर्स की। तो कस्टमर्स भी ऐसी ही कंपनी के गुड्स खरीदते हैं जिसकी मार्केट में फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, जिसकी गुडविल अच्छी है। गुडविल का मतलब वही हुआ, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, हमने पढ़ा है पार्ट 1 में। ओके, तो कस्टमर भी वो देखते हैं। और उसके लास्ट में आते हैं इन्वेस्टर्स तो 100% वो देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी का कितना प्रॉफिट है, गए साल कितना था, इस साल कितना हुआ, वो सबको देख के कोई भी इन्वेस्टर है वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब इसमें दो टाइप का कंपैरिजन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। पहले एक्सटर्नल एनालिसिस देखते हैं। देखो क्या है एक्सटर्नल एनालिसिस, ध्यान से देखो। When published accounts like statement, balance sheet, report, etc., okay, are analyzed by external parties. External parties कौन हो गई? Who are the external parties? मैंने तुमको 4 नाम दिए, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स। तो एक्सटर्नल पार्टी कौन है? इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स। इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स एक्सटर्नल पार्टी है, बराबर है। तो वो लोग जो एनालिसिस करते हैं उसको क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल एनालिसिस। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो तो खुद कंपनी का है, कंपनी का मालिक है वो, तो वो खुद अगर अपना ही एनालिसिस करता है तो वो तो इंटरनल एनालिसिस हो गया। ओके, तो एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या आएगा, व्हेन पब्लिश्ड अकाउंट्स like statement of P&L, balance sheet, etc. less than 1 minute हो तो बोलना, हाँ, are analyzed by external parties, are analyzed by external parties एक्सटर्नल पार्टीज से आगे कस्टमर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए। ओके, मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, चलेगा। इट इज कॉल्ड, लिख दे एक दो एग्जांपल, तो तुमको कंफ्यूजन होगा एक्सटर्नल पार्टी कौन सी है। तो एक्सटर्नल पार्टीज लाइक
इन्वेस्टर्स कॉमा गवर्नमेंट एजेंसीज रिसर्चर्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में बैठे बैठे रिसर्च करते हैं। रिसर्चर्स, ये रिसर्च कौन करता है? ये म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? मार्केट में से बहुत सारे लोग बैठे जो कंपनी के रिसर्च करते हैं, उनको कंपनीज और वन टाइप ऑफ दे आर इन्वेस्टर्स ओनली, और उसको अपने रिसर्चर नाम देंगे। वो लोग रिसर्च करके क्या करते हैं? अपने खुद के रिपोर्ट्स निकालते हैं। ओके, और कोई फेमस रिसर्चर होगा, कोई अच्छा रिसर्चर होगा, तो उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर कंपनी का पूरा मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिका हुआ होता है। अगर उस रिसर्चर ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया बराबर, तो कंपनी के शेयर के प्राइस डाउन हो जाएंगे। भाई ये तो बहुत बड़ा रिसर्चर है, इसका तो बहुत नाम है, इसने बोला है मतलब कुछ होगा उसमें, बराबर है, वो रिसर्चर है। तो बाय एक्सटर्नल पार्टीज लाइक इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्चर्स एटसेट्रा, then it is called external analysis. Any doubt? No, sir. और अब आएगा इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस कौन करेगा? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो जो एनालिसिस करेंगे वो होगा इंटरनल एनालिसिस। तो देखो when financial statements are analyzed by the management, मैनेजमेंट तो अंदर का ही हुआ ना, एम्प्लॉइज आ गए उसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, by the management, then it is called internal analysis. Any doubt? No, sir. No, sir. नो सर। अभी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मीटिंग एंड हो जाए तो ज्वाइन मत होना, ओके? इफ द मीटिंग एंड्स डू नॉट ज्वाइन। हेलो सर, बोलो ना। डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ बोलना। सर वो आप सपोज कराते हो तो उसके बाद वो कॉलम करके साइड में नहीं लेते, एस एच हाँ। टेंस टू एक्स, तूने मुझे पूछा था व्हाट्सएप पे, मैंने तेरे को रिप्लाई दिया था उसका। तो सर समझ नहीं आया सर।